जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के सेट संख्या 7 देखेंगे। और दरोगा की परीक्षा नज़दीक ही है दोस्तों, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सेट का अभ्यास ही हमें औरों से बेहतर बनाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। तो बंदी प्रतिरक्षीकरण को जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट बंदी प्रतिरक्षीकरण को रीट जारी करता है दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत। इस बात को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। बंदी प्रतिरक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित होना पड़ता है, सशरीर उपस्थित होना पड़ता है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कार्यक्रम लाया गया। तो अनुच्छेद 43 के तहत मनरेगा कार्यक्रम लाया गया दोस्तों। इसका उद्देश्य सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब जो है सो किया गया दोस्तों। तो 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और यह संशोधन 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि इसमें से संविधान के भाग 4 में जो है सो अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया, जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों। और अभी मूल कर्तव्यों की संख्या हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो मूल कर्तव्यों की संख्या अभी हम लोगों का टोटल 11 है ना। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। बाकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त का करता है, प्रधानमंत्री का करता है, राज्यपाल का भी करता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो है सो चुनाव हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और उसे नियुक्त किया जाता है ना। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 और 2 में दिया गया है, केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों। तो अनुच्छेद 269 से संबंधित है। केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए जाने वाले तथा केंद्र और राज्यों के बीच बंटने वाले कर हैं। तो इसको किस अनुच्छेद के तहत जो है सो अनुच्छेद 270 के तहत। और संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर, इसका संबंध अनुच्छेद 271 से है। और संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर, यह जो है सो अनुच्छेद 268 से संबंधित है दोस्तों। यह हमारा इसका सही ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है दोस्तों कि भारतीय राज्य व्यवस्था संसदीय प्रणाली पर आधारित है। यह बात सही है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र नहीं होता दोस्तों, यह ऑप्शन गलत है। संसदीय प्रणाली में राज्य अध्यक्ष का महत्व सिर्फ नाम मात्र का होता है, जिसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भी बात सही है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, है ना। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि विधायिका में जिस दल को आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है, वह दल ही मंत्रिपरिषद के रूप में कार्यपालिका बन जाता है। तो यह कार्यपालिका जो है सो विधायिका से स्वतंत्र नहीं है। यह ऑप्शन हमारा गलत था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संबंध अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसमें से अनुच्छेद 39A का संबंध, अनुच्छेद 39A का संबंध समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से है, यह बात सही है। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों का संगठन से है, यह भी सही है। 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से, यह भी सही है दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे हम कहते हैं। अनुच्छेद 49 का संबंध न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक्करण से, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। अनुच्छेद 49 का संबंध हम लोग राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान एवं वस्तु के संरक्षण में जो है सो करते हैं दोस्तों। इस वजह से हमारा सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिलान करना है। उच्च न्यायालय दिया हुआ है और उसको
उसके स्थापना वर्ष दिए हुए हैं तो हम लोग उसको मिलाने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत की गई है, जिसमें से 3 हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था दोस्तों, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, है ना। और तीनों को एक ही समय में किया गया था दोस्तों, और वह भी 1862 में, है ना। उसके बाद फिर हमारे हाई कोर्ट की स्थापना होते चले गए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना कलकत्ता, बम्बई और मद्रास का 1862 में ही हुआ था। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। तेलंगाना हाई कोर्ट कब बनाया दोस्तों, तो 2019 में। और त्रिपुरा का हाई कोर्ट बनाया 2013 में। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सरकार सरकारी बजटों में जीरो बेस बजट पहले डैश में प्रस्तुत किया गया। कहाँ प्रस्तुत किया गया दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि इसे यूएसए में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य यह था दोस्तों कि सरकार एवं इसके विभागों के द्वारा अंधाधुंध खर्च को कम करने का उद्देश्य था, जीरो बेस बजट के द्वारा, है ना। इसमें एनएनपी के बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि यह चालू वर्ष का राजकोषीय घाटा है, जिसमें दो पिछली उधारियों पर ब्याज भुगतान घटाया गया होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में आरटीजीएस लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो एडम स्मिथ ने क्या कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ओकुन का नियम, ओकुन्स लॉ क्या है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध को बतलाता है, वही है ओकुन्स लॉ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित करता है, यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड क्या प्रतिबिंबित करता है दोस्तों, तो व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय से जो है सो प्रतिबिंबित होता है। यदि राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो हम लोगों का प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय आय बटे में कुल जनसंख्या होता है, कुल जनसंख्या। ठीक है, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय निम्न में से किसके बराबर होती है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर घट जाता है और सहायता जुड़ जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। और इस बार का थीम था गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। अगला ऑप्शन है, हाल ही में टाइगर ट्रंप 2025 अभ्यास किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया। टाइगर ट्रंप 2025, तो हम लोग जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं वर्ग में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, केरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार किस देश की एक शहर से प्रेरित होकर इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है, तो यह किससे प्रेरित होकर के दोस्तों, तो जापान से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने, है ना, इको टाउन विकसित करने का घोषणा किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया दोस्तों, तो यूएई में प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। सेल का स्थापना हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1973 में हुआ है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में निर्मित अत्याधुनिक इंजन का निर्यात किस देश से करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है, तो गिनी गणराज्य से की गई है। मढ़ौरा रेल फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों, तो हमारा बिहार में है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने चिनाब पर बने किस बांध की पानी को पाकिस्तान क्षेत्र में जाने से रोक दिया है, तो बगलिहार बांध से जाने वाला पानी, पाकिस्तान में जाने वाला पानी को रोक दिया गया है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमला हुआ था दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को, जिसके कारण यह
जो सिंधु जल समझौता था उससे भारत ने अपने आप को किनारा कर लिया उससे, और उस पर चिनाब नदी से जाने वाला पानी को भी कम कर दिया है ना। अगला प्रश्न है 34वां 34वां व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो सूर्यबाला को चुना गया है दोस्तों। और उनकी कृति है कौन देश को वासी वेनु की डायरी, इनकी कृति है ना। इसी के वजह से इन्हें 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया है। और यह व्यास सम्मान जो दिया जाता है दोस्तों, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन, है ना, फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है? तो आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन शशि थरूर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया ई सेहत ऐप जारी किया गया किसके द्वारा दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए, है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी है? तो मेघना अहलावत बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और हम लोग जानते हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना 1937 में हुई है दोस्तों। और ये कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो तुहिन कांत पांडे को चुना गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर था। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नियुक्त किया गया पवन कुमार बंज थरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130वां है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैश्विक खाद्य संकट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक खाद्य संकट नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। भारत सरकार द्वारा एचआईवी या एड्स के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो 2030 तक निर्धारित किया गया है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाने का जो है सो घोषणा किया है? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इनमें से कोई नहीं, रक्षा सुधार वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया है दोस्तों। रक्षा सुधार वर्ष मनाने के रूप में घोषणा किया है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने, है ना। हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्लामी कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए शतरंज खेल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, निलंबित कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने जीता है। इनका सम्मान शतरंज से है दोस्तों, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार से कितने रुपए के परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है? तो 13,480 करोड़ रुपए के योजना का शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है ना। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हम लोग जानते हैं दोस्तों पटना में किया गया है ना। और सेपक टकरा जो है सो मलेशिया का एक पारंपरिक खेल है दोस्तों। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेंगे। मलेशिया का पारंपरिक खेल है और हम लोग इसमें जो है सो फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिश्रण होता है दोस्तों, है ना। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ब, है ना। आई विश डैश दोज वर्ड्स बट नाउ इट्स टू लेट। तो आई हैड नेवर सेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ऐसे चालाक आदमी से सावधान रहो। इसको ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश है दोस्तों। तो बी अवेयर ऑफ सच ए क्लेवर मैन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन से फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आई
अराइव डैश द स्टेशन डैश द टैक्सी, तो आई अराइव एट द स्टेशन इन ये टैक्सी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनना है दोस्तों, तो इसमें से भक्तों की मंडली जा रही थी, यही शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। बांझे बाछे खिलाना, इसका मतलब होता है दोस्तों बहुत प्रसन्न होना, मुहावरा का अर्थ है ना। अगला प्रश्न है अकल के डैश दौड़ाना, तो अकल के घोड़े दौड़ाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। सतवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था दोस्तों, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, तो हम लोग जानते हैं कि उसमें नंद का शासन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी, तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी, ये तो हम लोग जानते हैं दोस्तों। और राजधानी बनी कब, तो 1656 ईस्वी में। 1656 ईस्वी में, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो हल्दी घाटी का युद्ध हम लोग जानते हैं कि 1576 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका दो सही है। बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, तो हम लोग याद रखेंगे कि 1540 ईस्वी में। बिलग्राम या कन्नौज दोनों का युद्ध, मतलब दोनों एक ही है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, है ना। खुसरो का विद्रोह जो है सो किसके बीच हुआ था, तो जहांगीर के बीच हुआ था और खुसरो के बीच हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, तो 1606 ईस्वी में हुआ था, इस बात को भी याद रखेंगे। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, और कब हुआ था दोस्तों, तो हम लोग याद रखेंगे 1527 ईस्वी को हुआ था, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का कार्य किस अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करना था दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था साइमन कमीशन का कार्य, है ना। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने प्रथम बार भाग लिया था, तो प्रथम बार भाग कलकत्ता के अधिवेशन में 1901 ईस्वी में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दी दोस्तों, कहने का मतलब है कि लाभ की स्थिति में थे फिर भी उन्होंने वकालत छोड़ दी, तो वह वकील थे चित्तरंजन दास, है ना। पंजाब के विलय के समय पंजाब का शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 3 सदस्यों के परिषद के अध्यक्ष थे, सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे था दोस्तों, तो ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को सत्ता सौंपने से था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। वह 1940 से लेकर के 46 तक कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, 6 साल पूरे, है ना। अगला प्रश्न है 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है दोस्तों 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा है, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है लाल सेना के गठन किसने किया था, तो ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला है लेजर का पूर्ण रूप है क्या है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है, इसका सही उत्तर बी है। नैनो प्लग क्या है दोस्तों, तो यह एक छोटा सुनने का यंत्र है दोस्तों, इससे बहरे लोगों को सुनने में मदद मिलती है नैनो प्लग से, है ना। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। आविष्कार किए गए हैं और कौन इसके आविष्कारक हैं, तो रिवॉल्वर के आविष्कारक सैमुअल कोल्ट हैं। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल हैं। शीतलता का नियम न्यूटन ने दिया है दोस्तों, और दाब का नियम पास्कल ने दिया है। तो यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई न्यूटन वर्ग मीटर होता है। दाब बराबर हम लोग जानते हैं दोस्तों कि फोर्स बाय एरिया होता है, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है और एरिया का वर्ग मीटर, है ना। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो एनेमोमीटर वायु की चाल को मापता है, सही है।
है ना। अमीटर विद्युत धारा को मापता है, यह भी सही है। टेकोमीटर दाब अंतर को मापता है, ऑप्शन गलत है दोस्तों। पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है, यह भी ऑप्शन सही है। हम लोग पिछले सेट में लगातार ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, और जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दाबांतर टेकोमीटर जो है सो दाबांतर को कैलकुलेट नहीं करता है दोस्तों, यह घूर्णी गति को कैलकुलेट करता है। घूर्णी गति को कैलकुलेट करता है, चाहे वह विद्युत मोटर की गति हो, चाहे वाहन के पहिए की गति हो, है ना। अगला प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो हम लोग इसमें v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। सॉरी, v बराबर u प्लस ए टी का फॉर्मूला लगाएंगे और इससे निकालेंगे। u यानी कि विरामावस्था 0 हो जाएगा, ए हमारा दिया हुआ है, t हमारा 3 सेकंड के बाद निकालना है दोस्तों। तो हम लोग इसका सही उत्तर 29.4 होगा। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि क्या करता है दोस्तों, ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है, रोग के नाम और वह किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों। तो डायरिया हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर इसका 2 है। एस्केरिएसिस जो है दोस्तों, यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो छोटी आंत को प्रभावित करता है। क्षय रोग किसको प्रभावित करता है दोस्तों, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। और हमारा निमोनिया श्वसन अंग यानी कि यह भी फेफड़ा को ही प्रभावित करता है दोस्तों। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही उत्तर ह्यूगो डी ब्रीज है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। और यह जो है सो प्रतिपादन कब किया था इन्होंने दोस्तों, तो 1901 ईस्वी में जो है सो प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, मेमथ पूर्वज है किसका दोस्तों, तो हाथी का। यह एक जो है सो विलुप्त प्राय जो है सो एक हाथी का ही पूर्वज है दोस्तों, मेमथ, है ना। यह उत्तरी गोलार्ध में हिम क्षेत्रों में पाया जाता था, है ना। अगला प्रश्न है, यदि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चे को संभावित रुधिर वर्ग होगा कौन कौन सा। तो या तो ए हो सकता है, या फिर बी हो सकता है, या फिर ए बी ही हो सकता है। यही ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य जिसको कि प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं दोस्तों, कहलाता है, किससे बना होता है। तो कोशिका द्रव्य से बनता है, केंद्रक द्रव्य से, और इनको कोशिकांगों से मिल करके बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का स्थलचर एम्फीबियन कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन कहा जाता है दोस्तों। वैसे जंतु में एम्फीबियन मेढक को कहते हैं, वह जल और स्थल दोनों जगह पे निवास करता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं इस नियम का अपवाद है कि धातुएं कठोर होती है। तो धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है, और यह मुलायम होता है, यह एक अपवाद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। मैग्नीज स्टील में आयरन के साथ कितना प्रतिशत मैग्नीज होता है। तो 6 से 15% मैग्नीज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग हम लोग दोस्तों एंटासिड के रूप में भी करते हैं, और वैसे लैक्सेटिव के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है दोस्तों MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो C3H8 जो है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। जहाज निर्माण उद्योग में मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा मिश्र धातु का दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका मुंज मेटल का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और मुंज मेटल बनता किससे दोस्तों, तो कॉपर और जिंक से बनता है, Cu प्लस Zn से बनता है ना। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं CaSO4 इंटू 2H2O इसका रासायनिक सूत्र है जिप्सम का। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, तो नभम अस्पृशम दीप्तम, यह इसका आदर्श वाक्य है। यह गीता से लिया गया है दोस्तों, है ना। शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा जो है सो किसका आदर्श वाक्य है दोस्तों, तो ITBP का आदर्श वाक्य है, शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। एकता और अनुशासन किसका है दोस्तों, तो NCC नेशनल कैडेट कोर का आदर्श वाक्य है, एकता और अनुशासन।
आकाश सतंजय्या किसी का आदर्श वाक्य नहीं है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और यह भारत देश का सबसे प्राचीनतम अर्धसैनिक बल है दोस्तों। इसकी स्थापना यदि देखी जाए दोस्तों तो 1835 ईस्वी में हुई है। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो हम लोग जानते हैं फुटबॉल खेला जाता है दोस्तों। और अंबेडकर स्टेडियम है कहाँ दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में है ना। अगला प्रश्न है, भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा है कौन सी रेखा दोस्तों? तो 82.5 डिग्री, जो कि भारत का मानक समय रेखा भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। पूर्वी घाट की पर्वत को निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सा पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है? तो नल्लाम मलाई पहाड़ी जो है सो तमिलनाडु में नहीं है दोस्तों। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में स्थित है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के मिलन मिलन कन्नौज के निकट गंगा में होती है दोस्तों? तो कन्नौज के निकट गंगा में होती है रामगंगा का मिलन गंगा से, है ना। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र है कौन सा दोस्तों? तो नामदफा। और यह नामदफा कहाँ है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के डॉल्फिन मैन के रूप में जाना जाता है किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो आर के सिन्हा को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और पूर्व का बोस्टन मुंबई को कहा जाता है। यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। पूर्व का बोस्टन हम लोग जानते हैं कि अहमदाबाद को ही कहा जाता है दोस्तों। अहमदाबाद को ही कहा जाता है ना। यह अहमदाबाद को ही कहा जाता है ना। आप लोग देख लेंगे। आया था हमारा सुमेलित नहीं था, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र है दोस्तों? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र है हमारा नहीं है। तो जावर हमारा नहीं है दोस्तों। इसमें हम लोग जस्ता और सीसा का खनन होता है, ना कि लौह अयस्क का, है ना। इस वजह से ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो पूगा घाटी जो है सो लद्दाख में है। तप्त पानी जो है सो उड़ीसा में है। मणिकर्ण जो है सो हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन हमारा सूरज कुंड जो है सो हरियाणा में नहीं है दोस्तों, यही सम्मिलित नहीं है। यह झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। माल को स्थापित कहाँ किया गया है दोस्तों? तो माल को मेट्टूर जो कि तमिलनाडु में है, वहां पे स्थापित किया गया है दोस्तों। तमिलनाडु में है ना, वहां पे स्थापित किया गया है मालको को। ठीक है। और यह जो सो इटली के सहयोग से स्थापित हुआ था दोस्तों, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है। यह एक एल्युमिनियम कंपनी है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार मुस्लिम जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 14.2% मुस्लिम जनसंख्या है दोस्तों। लेकिन हिंदू की यदि देखी जाए तो 79.8% है दोस्तों। 79.8% है हिंदू का जनसंख्या। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो सबसे अधिक जो है सो जलवाष्प निकलता है दोस्तों। उसके बाद जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसें निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्लेव कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है? तो नाइजर स्लेव कोस्ट के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। बाकी हमारा नाइजीरिया आता है स्लेव कोस्ट के अंतर्गत, टोगो आता है, बेनिन आता है। स्लेव कोस्ट दरअसल दोस्तों गुलाम तटीय देश हैं, जो कि 3 देश है, नाइजीरिया, टोगो और बेनिन। नाइजीरिया, टोगो और बेनिन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न गणित के दोस्तों, तो इसको आप लोग अपने से खुद से हल करेंगे। और हम लोग प्रश्नों पे चलते हैं। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना गया है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि नेपोलियन को माना गया है संदेश वाहक, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे। और जर्मनी में ही प्रसा है दोस्तों, जो कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य है प्रसा। इस बात को भी हम लोग याद रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर के नहीं गुजरती है? तो सिवान से होकर के नहीं गुजरती है दोस्तों। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा
कब दिया गया दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1990 ईस्वी में दिया गया दोस्तों। यह बिहार में स्थित है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, और इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। और वाल्मीकि नगर वन जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है दोस्तों। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, है ना, पश्चिमी चंपारण में। इसके साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका हर दिन सफलता की नई ऊंचाइयों को छुए, यही हमारी कामनाएं हैं दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।